चलिए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाया था ये बताओ मुझे। अच्छा, बोर्स पॉस्टुलेट्स मैं बताऊंगा। चलिए बेटा, तो हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट कर चुके हैं। बोर्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडल या थ्योरी एक ही बात है ना बे, जान मत दे देना। देखिए, सबसे पहली बात तो बेटा बोर एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले तो बोर्स पॉस्टुलेट पढ़ेंगे। देखिए, बोर्स पॉस्टुलेट में बेटा आराम से, बोर्स पॉस्टुलेट्स में सबसे पहले बोर ने क्या माना। जो माना है वो ये माना है कि, सुनिएगा ध्यान से, एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है, वरना एनर्जी लॉस कर देगा मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली। तो बोर ने बोला न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता इलेक्ट्रॉन, बल्कि कुछ सर्टेन डिफाइंड ऑर्बिट्स होती हैं। जब जब उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। लिखेगा द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus. The electron revolves around the nucleus in certain orbits only, in which electron does not lose its energy, अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता है। उन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, उन ऑर्बिट्स को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। These orbits are called stationary orbits. These orbits are called stationary orbits. ठीक है, अच्छा भाई, स्टेशनरी ऑर्बिट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सवाल उठ रहा है ये कि ठीक है सर, न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, सर्टेन ऑर्बिट्स में ही घूमेगा। उस ऑर्बिट में जब घूमेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा और कंटिन्यूसली परमानेंटली घूमता रहेगा। ठीक बात है। चलिए, अब यहाँ पर बेटा दूसरा जो पॉस्टुलेट्स है वो सुनिएगा। दूसरा पॉस्टुलेट्स ये है बेटा कि किसी स्टेशनरी, और बोलिए, अगर घूमेगा तो ये तो मैक्सवेल ने बोला ही था, और ये रदरफोर्ड इसी बात पर तो फंस गए थे। रदरफोर्ड ने कहा किसी भी ऑर्बिट पे घूम सकता है जिसमें कि सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और वो घूमेगा। तो मैक्सवेल ने इसी बात को तो बोला था कि भाई जब घूमेगा तो एक्सेलरेशन है, एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहता कंटिन्यूसली। तो पहले तो बोर ने रदरफोर्ड की इस बात को काटा। रदरफोर्ड ने कहा किसी भी ऑर्बिट में, बोर ने कहा नहीं, किसी भी ऑर्बिट में नहीं। सर्टेन ऑर्बिट्स में जब जब घूमेगा तब तब एनर्जी लॉस नहीं होगा। उस ऑर्बिट को छोड़ करके किसी दूसरे रेडियस में घूमेगा तो एनर्जी लॉस होगा, उससे कम रेडियस में घूमेगा तो एनर्जी लॉस होगा। हाँ, यही तो डिमेरिट बना बाद में। बोर के पॉस्टुलेट्स पे ही सवाल उठाए गए हैं। बोर ने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट कुछ होते हैं, तो जैसे आप पूछ रहे हैं ऐसे कैसे, तो ऐसे सब लोगों ने कहा ऐसे कैसे भाई, कुछ ही ऑर्बिट्स में घूमता है तो क्यों एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो इस बात का जवाब मैंने ये बोला कि 10 साल तक ये कन्फ्यूजन बना रहा। उसके बाद डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन करा। थोड़ा रुक जाइए, मुझे बता लेने दीजिए कि डी ब्रोगली से कैसे एक्सप्लेन हुआ कि सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स की रेडियस इस तरह से होगी। सुनिए, पहले ये पॉस्टुलेट्स पढ़ रहे बेटा, मतलब उन्होंने माना, अपने आंकड़ों के आधार पर उन्होंने माना। दूसरा सुनिएगा बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन उन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा,
तो इलेक्ट्रॉन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम इज द आई ओमेगा या MVR, पार्टिकल केस में MVR भी बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी उन्होंने बोला कि इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड मतलब h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन will be integral multiple of h/2π, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब सुनो बेटा, एंगुलर मोमेंटम को L से लिखते हैं और एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, जो कि NH/2π होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम है जो कि MVR बराबर NH/2π। H वॉट? H इज वॉट? प्लैंक्स कांस्टेंट। N क्या बेटा? इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4, इंटीग्रल नंबर लिखिए। आराम से। आराम से, ध्यान से, आराम से। हाँ बिठा दे बच्चों। वेरी गुड। तीसरी बात सुनो, देखिए बेटा, तीसरी बात यहां पे ये बोला गया। देखिए बात बेटा, ये तीसरा पोस्टुलेट ये कहा गया कि जब, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर सर्टेन ऑर्बिट्स होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेशनरी ऑर्बिट। रदरफोर्ड वाला किसी भी ऑर्बिट घूम सकता है। नील बोर ने क्या बोला? किसी भी ऑर्बिट में नहीं, स्टेशनरी ऑर्बिट में केवल घूम सकता है, तब एनर्जी लॉस नहीं होगा। जैसे ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, बीच का कोई भी ऑर्बिट स्टेशनरी नहीं है। फिर ये ऑर्बिट है, ये इनकी रेडियस हम निकालेंगे भाई, और डी ब्रोगली से प्रूफ भी करेंगे। क्यों MVR बराबर NH/2π सब बताएंगे, टेंशन ना लो, एक एक करके पहले पढ़ो तो सही। अब यहाँ पर बोला गया थर्ड पोस्टुलेट में कि मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, ध्यान देना बच्चों, कहाँ से कहाँ? हायर ऑर्बिट से लोअर। ऐसे करके डायरेक्ट जंप नहीं होगा, बल्कि ऐसे आएगा, यूँ घूमते घूमते ऐसे करके, ये ऐसे, जैसे स्टेशनरी ऑर्बिट पर प्रवेश करेगा घूमता ही रह जाएगा। मेरी बात सुनना, जैसे अभी घूम रहा है ना ऐसे, अभी घूम रहा है ना ऐसे, ठीक है, अभी ऐसे घूम रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मान लो घूम रहा है ऐसे। अब मान लो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी जंप करेगा, ऐसे करेगा, ये ऐसे करके, ये स्पाइरल बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं? ऐसे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, स्पाइरल बोलते हैं इसको। ऐसे करके आएगा, ये देखिए यहाँ से ऐसे करके ये, और इस ऑर्बिट में एंटर कर गया, एंटर कर गया, और वेलोसिटी इधर की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक बैठा, तो इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। मान लो ये न्यूक्लियस थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर जो स्पीड और रेडियस है वो सेंट्रीपिटल को बैलेंस नहीं कर पाया, तो और फिर अंदर जाएगा और फिर यहाँ आकर के रुकेगा, यहाँ पर घूमता रहेगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन। तो जैसे हम लोग, इतना होता है लेकिन इतना ज़रूरत नहीं करते हम लोग, इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये एक्चुअल प्रोसेस होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
अब तो हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है, जिसको ट्रांजिशन कहते हैं, उसको कभी कभी जंपिंग बोल देते हैं, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है। कैलकुलेट भी करेंगे, डोंट वरी। तो जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, है ना, जिसमें एक ही फोटोन निकलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से आया तो कंटिन्यूअस कई सारे फोटोन निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब अब एक हायर ऑर्बिट से दूसरे लोअर ऑर्बिट में आएगा तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी फोटोन के रूप में निकल जाएगी, ठीक है, वो एक टोटल पूरा निकलेगा। और फिर कभी लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी अब जैसे यहाँ पर स्पीड है, अब एनर्जी एब्जॉर्ब करा तो बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगी, और फिर किसी दूसरे ऊपर वाले स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने लगेगा। तो जब भी लोअर से हायर में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एमिट करेगा। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं सिंपली, ये सिंपल लाइन है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड मत जाइएगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स को मतलब ट्रांजिशन बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, higher orbit to lower orbit, then energy released, higher orbit to lower orbit, then energy released in the form of photon, then energy released in the form of, साथ साथ लिखते चलना बेटा और डायग्राम बना लेना, in the form of photon। अच्छा बेटा, इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एक छोटा सा बात बताओ, यहाँ से जब यहाँ है तो जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी कितने बराबर होगी? एनर्जी डिफरेंस करार, यस, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन ऑर्बिट, या इन्वॉल्व्ड ऑर्बिट लिख देते हैं, ऑफ इन्वॉल्व्ड ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट इन्वॉल्व हैं उनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन की एनर्जी होगी। सिंपल कहानी है, कई बार आप बचपन से पढ़ते आ रहे, केमिस्ट्री तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री में तो पहले दिन ही 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब सीख जाते बच्चे। कोई ऐसा गड़बड़ तो नहीं चल रहा है मामला कि सर कुछ नहीं आ रहा समझ में, बड़ा अजीब सा है, पहली बार पढ़ रहे हैं? ये सब तो आप 11th में पढ़ चुके हैं बहुत ईजिली। और दूसरा, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी देन इट जम्प्स from lower orbit to higher orbit, from lower orbit to higher orbit, lower orbit से higher orbit में चला जाएगा। हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल कहानी, जोर से बोलो, सिंपल कहानी, इजी है भाई। मिटाया जाए? हाँ बोलो। उसको हाँ मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसे एक्साइटेशन कह लो, बिल्कुल निकल गया इन्फिनिटी पहुंच गया तो आयनेशन एनर्जी कह लो। देखो बेटा, बहुत आराम से सुनना, मेरी बात ध्यान से लिख लिया होगा आपने इसे, वेरी गुड। चलो ध्यान से समझो।
अब यहाँ पर बेटा बोर्स पॉस्टुलेट हो गया। अब यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बेटा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस। देखिए बोर्स एटॉमिक थ्योरी में रेडियस कैसे कैलकुलेट हुआ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बोर ने कहा कि देखिए भैया ये जो है, अच्छा पहली बात ये कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी जिसमें कि बेटा न्यूक्लियस में चाहे जितने प्रोटॉन हो लेकिन बाहर केवल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, बस उसी के लिए थ्योरी वैलिड होएगी। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर ये थ्योरी वहीं पर ख़त्म, फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है। न्यूक्लियस में चाहे जो भी प्रोटॉन हो उससे मतलब नहीं है, बाहर घूमने में एक ही इलेक्ट्रॉन बस मिले। अब यहाँ पर बेटा ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान सुनेगा, अगर किसी स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस मुझे कहेगा निकालो, मान लीजिए जैसे इस स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस सॉल्व करो, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो न्यूक्लियस का चार्ज Zd है, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन Z हो गया, प्लस C होता है एक प्रोटॉन का चार्ज, तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया प्लस Zd। अब यहाँ पर इसमें स्पीड भी है v। पहली बात तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल की तरह है, और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बेटा mv²/r, क्योंकि बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r। रुकिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स सब लोग जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 की जगह कितना है Ze × E/r² बराबर mv²/r। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड E होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है मैग्नीट्यूड। अब यहाँ बेटा ये r से r कैंसिल आउट, यहाँ हो गया Zd²/4πε0r बराबर क्या हो गया mv²। इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। नाउ अब बेटा हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh/2π। बहुत आराम से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक काम करते हैं, मुझे रेडियस निकालना है तो v की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर से इसमें पुट करेंगे। चलिए v की वैल्यू कितना आएगा nh/2πmr, और इसमें सेकेंड इक्वेशन में जो v की वैल्यू उसके फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट ही आएगा बेटा। बहुत आराम से सुनिएगा, कितना आएगा तो Zd²/4πε0r लिखेंगे, Zd²/4πε0r लिखेंगे इक्वल टू, और देखिए ये m है और v² है, तो v² मतलब v की वैल्यू में स्क्वायर करेंगे n²h²/4π²m²r²। अब काटापीटी शुरू करते हैं, m से एक m कैंसिल, r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए r निकालना है, r ऊपर लाएंगे, ठीक है। अब देखिए n²h²/πm_Zd², देखिए Zd² डिवाइड में, तो बेटा रेडियस का फार्मूला आपको याद रखना है n² और एप्सिलॉन नॉट छूट गया, एप्सिलॉन नॉट n²h², क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट n²h², r ये ऊपर आएगा, Zd² नीचे जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है जल्दी बताइए, एप्सिलॉन नॉट n²h²/πm_Zd²। देखो बेटा एक बात सुन लो, केमिस्ट्री में आपको k के टर्म्स में कराया गया होगा। 1/4πε0 को k लिखा जाता है और फिर सब कुछ k के टर्म्स में लिखा जाता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऐसे याद रख लेते हैं। वहाँ k के टर्म्स में था, हम लोग जानते हैं 1/4πε0 अच्छे से, इसलिए एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखा गया है। ठीक है, पहुँचो।
घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अगर ये डेरिवेशन अगर आ भी गया तो हम बना देंगे। बस ये कल कंप्लीट हो जाएगा, कल बल्कि पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। आज मैक्सिमम पार्ट निपट जाएगा इसका, कल टाइम मिलेगा कल क्वेश्चन करा देंगे। आराम से बच्चों, आराम से, सब व्यर्थ है, सब छोड़ दो। अच्छा इस तरफ मिटाओ, एक तरफ बस, इधर मिटाओ। सब जान देने को तो तैयार रहता है। आराम से, आराम से। अब टीका लगेगा, अब टीका। अरे वैक्सीन जनवरी से, अगले साल के मिड तक आ पाएगी। तो चल रहा है ऐसे ही, सब लग जाएगा। 5-10 लाख को लगा तो उसके बाद बोलेगा हटो अब कोई कोरोना नहीं है, सब ठीक है मामला। मास्क वास्क उतर जाएंगे लोगों के। हो गया बेटा? अच्छा देखिए, इधर मिटा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। इधर इधर। अच्छा बेटा, ए सुनो, ए बातें नहीं भाई। यहाँ पर बेटा इस रेडियस ऑफ ऑर्बिट में, अरे सुनो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट में एक बात तो तय है, अगर आप ध्यान दो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सब भूल चुके हो गए ना? ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है, पाई मालूम है, मास इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, चार्ज मालूम है, एन स्क्वायर बाई जेड अलग कर लेंगे तो बाकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। सुनिए ध्यान से, जिसे अप्रॉक्सीमेटली 0.53 लिख देते हैं। तो रेडियस जो है बेटा, आप इसको देखिए, एक मिनट सुनिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। क्या होता है, सब लोग बोलेंगे सर यही डायरेक्ट याद रखें, बजाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर के, यही डायरेक्ट याद रखें 0.529 या 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो क्या हुआ, एक बार धोखा हो गया। जैसे क्या हुआ, सवाल में ये पूछा कि मान लो इमेजिनरी एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन के जगह पर एक दूसरा पार्टिकल जिसे म्यूऑन बोल दिया गया। बोला एक पार्टिकल घूम रहा है जिसका मास इलेक्ट्रॉन का डबल है, और अब बोला कि बताइए कि बोर रेडियस अगर r0 है, बोर रेडियस का होता है बेटा फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को बोर रेडियस बोलते हैं, तो r0 है तो बताइए इसका रेडियस कितना टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आपको मास का फॉर्मूला नहीं याद होगा कि मास नीचे आता है, अगर मास डबल हो गया तो रेडियस हाफ हो जाएगी, अगर ये सब नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको खुद बोलूँगा बेटा, सजेस्ट करूँगा कि आप इसे भी याद करो, प्रैक्टिस करोगे तो स्पेशली बैठ के याद नहीं करना है, लिखोगे, डेरिवेशन करोगे 1-2 बार तो ये बहुत आराम से याद भी हो जाएगा और ये ज़्यादातर काम आएगा। यहाँ पर बेटा सुनिएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड है। सुनिए ध्यान से, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सुनिए पहले सुन लीजिए, मैं जितने वर्डिंग्स बोल रहा हूँ यही काम का है, सुनते चलो। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अच्छा बेटा, अगर मैंने आपसे कहा कि फॉर हाइड्रोजन एटम बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम,
हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आर बराबर होगा पहले ऑर्बिट का रेडियस, पहला ऑर्बिट एन को समझना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ऑर्बिट तो एन की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट तो एन की वैल्यू 2, ऐसे करना है, ठीक है। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्वांटम नंबर हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन कहीं कहीं लिख देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन एटम में तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, फर्स्ट ऑर्बिट एन का वैल्यू 1, तो ये 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसे बोर रेडियस भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, बोर रेडियस मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट, उसका रेडियस जो होगा उसे बोलते हैं बोर रेडियस। लिख के आएगा बोर रेडियस का कितना टाइम्स, तो इसका 0.53 का कितना टाइम्स। फिर सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा बेटा, तो हम यहाँ पर z की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू क्या रखेंगे 2, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 2 1, 5 4 जा 20 और 1 21, 2.12 एंगस्ट्रॉम। मतलब आप सोचिए, अगर आप फील करिए तो हाइड्रोजन एटम में पहला ऑर्बिट अगर 0.53 यानी R0 है तो दूसरा ऑर्बिट हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R0, तीसरा ऑर्बिट तो 8 टाइम्स ऑफ R0, नहीं तीसरा ऑर्बिट यानी 3 का 9 टाइम्स ऑफ R0। आ रहा समझ में, ये आ जाएगा 4, ये होगा 9 और चौथा तो 16 हो जाएगा। मतलब अगर मैं पूरा ये पिक्चर अगर बनाऊं रेडियस का, ऑर्बिट का पिक्चर बनाऊं तो आपको ऐसे दिखाई देगा। देखिए कि स्टार्टिंग में ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट का डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा, थर्ड ऑर्बिट का और ज़्यादा, फोर्थ ऑर्बिट का तो यहाँ ऐसे होता जाएगा। यानी स्टार्टिंग में ऑर्बिट पास रहेंगे, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा रेडियस बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। लिखो ये इधर लिखो, अरे अपने से मतलब रख लो, कितना पड़ोसी का ख्याल रखोगे, उसको एंटरटेन करवाते रहोगे हैं, बात कर कर के उसका मन लगाते रहते हो। लिखो जल्दी, क्या R प्रोपोर्शनल टू n होता है, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये सब सवाल पूछा जाता है भाई, मिटाएं। आराम से, आराम तो छोड़ दो, मिटाएं। बहुत बढ़िया, लिखिएगा सेकेंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आराम से, स्पीड ऑफ इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड। देखो बेटा, अच्छा बताओ, क्या आप जानते हो mvr बराबर NH/2π? अरे जानते हो, क्या रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है? अच्छा चलिए, तो v बराबर लिखना है NH/2πmr, है ना। और रेडियस का फॉर्मूला बताइए, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ऊपर चला जाएगा पाई m JD स्क्वायर। काटा पीटी शुरू करें, n से n गया, h से h गया, पाई से पाई गया, m से m गया, यानी स्पीड बराबर आ जाएगा JD स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। रुक जाओ, देखो बेटा एक बात बताओ, एक थ्योरेटिकल सवाल पूछा था, रायता ही फैला दिया था लोगों ने, कमबख्तों ने। हाँ बोला ना कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो स्पीड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन की जगह म्यूऑन घूम रहा है, एक पार्टिकल है म्यूऑन, एक पार्टिकल है म्यूऑन। देखो म्यूऑन जो होता है वो जापानीज नाम है,
रुकना, इलेक्ट्रॉन का नहीं, ये जो नया पार्टिकल जिससे म्यूऑन बोल रहे हैं वो जापानियों ने रखा था, म्यूऑन बोल रहे हैं। म्यूऑन दरअसल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मिड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास के बीच में जो मासेज होते हैं उसको म्यूऑन पार्टिकल बोलते हैं। मतलब जापानी में म्यूऑन में मतलब होता है कि बीच का चीज़, मिड में जो है उसको जापानी भाषा में म्यूऑन बोलते हैं। नहीं आ रहा समझ में? तो ये उन्होंने उस हिसाब से उस सेंस में म्यूऑन बोला। म्यूऑन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी पार्टिकल होता है। तो बोला यार इलेक्ट्रॉन की जगह म्यूऑन पार्टिकल घूम रहा है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की जगह म्यूऑन घूम रहा है, स्पीड पर क्या असर पड़ेगा? बोलेंगे कुछ असर नहीं पड़ेगा। देखो ये अगर पता रहेगा तभी तो बोलोगे। अब ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला बिल्कुल याद करना पड़ेगा। भाई एम नहीं है सर, एम तो कट जाता है, यानी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मास भारी भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा स्पीड पर। फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है उतनी स्पीड से घूमेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इधर सुनिए। यहाँ पर बेटा पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा, मौका पूरा देते हैं आपको। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर इनकी वैल्यू z और n को अलग कर लें तो बाकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो मैं आपको ऐसे याद करा देता हूँ, C/137। रुक जाओ एक मिनट, इसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली C/137। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। जानते हो बेटा 3 इंटू 10 पावर 8 में 137 का यहाँ जो वैल्यू आती है वो आती है 2.14 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे करके है। याद नहीं रह पाता है, स्लिप कर जाता है दिमाग से, मेरे भी दिमाग से स्लिप कर जाता है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, C/137 इंटू Z/n। और उसके बाद देखिए, एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए। अगर मुझसे कहता है भैया स्पीड जो है n पर कैसे डिपेंड करता है, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सुनिए ध्यान से, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में गए तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होती है, सेकेंड ऑर्बिट में गए तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो जाती है, थर्ड ऑर्बिट में और स्लो, क्योंकि n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं आया समझ में? मतलब n जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे से बढ़ेगा स्पीड क्या होगा? स्लो होता जाएगा। n बढ़ेगा तो v क्या होगा? कम होगा। ये पूछा जाता है भाई कि बताओ इलेक्ट्रॉन की स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा कि सेकंड में, तो बोलते हैं n जितना कम रहेगा स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। हम बोलेंगे सर सिंपल सी बात है। अच्छा एक चीज़ और ना, mvr बराबर NH/2π, NH/2π। इसको सोचो बेटा, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r बोल सकते हैं। अरे v बाकी सब कांस्टेंट है किसी गिवन ऑर्बिट के लिए, और अगर रेडियस बड़ा होगा, नहीं इससे ज़रूरत नहीं है, n वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, अगर हम फर्स्ट से सेकंड करेंगे या सेकंड, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी सेकंड से फर्स्ट में आएंगे तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि n अगर बढ़ेगा, नहीं 2 से 1 में आ रहे हैं ना, n कम कर रहे हैं, स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। पहुँचो ना। एक जरा कैलकुलेटर में C/137 देखना कितना आ रहा है, 10 टू दी पावर देखना बस, 2.14 इंटू 10 पावर 6 आ रहा है। दिया है क्या बुकलेट में, मॉड्यूल में? हाँ बताना बताना, इसको लिख देते हैं 2.14 इंटू 2.18, हाँ, इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड है ना। ठीक है, और C/137 करोगे तो सेम आएगा। शांत बच्चों शांत। कौन है भाई? कौन है भाई? हाँ बोलो। जेड एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लगाते हैं बस। अगर जेड अगर 137, कोई ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 137 है और बेचारा पूरा ऑर्बिट खाली है, बस एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, हाँ मतलब बनावटी है। चलो फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या बोल रहे हो? 1/37, 137 है तो ये और ये कट गया, C/n है, n की वैल्यू 1 2 3 ही होगा, मतलब ये और ये कट गया ना।
फर्स्ट सेल के लिए C हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा। ये चीज ना केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी केवल हाइड्रोजन के आसपास, हीलियम लिथियम तक जाएगा, एक आध एलिमेंट और ऊपर ले लो, इसको 137 तक नहीं पहुंचा पाओगे। पहले तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकालना। हाँ अच्छा, जो भी है, मतलब ये कह रहा है, इमेजिनरी थॉट ला रहा दिमाग में, जिसको कहते हैं वर्चुअल थॉट लाना, कि सर जेड और 137 काट दो, आयरन के लिए 1 कर दो, सही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उसमें होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अरे यार तुम पागल हो क्या? मैं बोल रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे वो थर्ड में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन हो, वही फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में जाएगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अरे क्यों नहीं पड़ेगा भाई? मान लो मैं 5वां ऑर्बिट खाली कर दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर का है वो कूद रहा 5वें में, तो बीच के इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करेंगे? अच्छा, पहले सेल की बात कर रहे हो, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं है क्या? वो फर्स्ट सेल को रिपेल नहीं करेगा? तो हाउ कैन यू से दैट कि केवल न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे, बाकी जो इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड फोर्थ वाले वो भी तो फोर्स लगाएंगे? नहीं आया समझ में? ऐसे बोर एटॉमिक मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है। ये क्या पहली बार पढ़ रहे हो? मल्टी इलेक्ट्रॉन, अगर एक की बजाय 2 भी आ गया ना, सब फेल, कुछ नहीं लगेगा। फिर समरफोल्ड थ्योरी होती है अलग से, वो समरफोल्ड थ्योरी लगने लगता है, फिर उसका रायता अलग है। अरे नहीं, अभी नहीं, नासा वासा नहीं जाना है अभी, ठीक है। हाँ। ठीक है, अच्छा सुनिए, इधर सुनो बेटा, इधर सुनो प्लीज, देखो इधर सुनो। अच्छा मैं बोलूं हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड, तो बोलो क्या लिखोगे? हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू तो 1 हो गया, और एन की वैल्यू भी 1 हो गया, यही आ जाएगा। दूसरा ऑर्बिट तो n की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, 2 तो 2.18 में 2 का डिवाइड करोगे तो 1.09 निकालते चले जाएंगे। तो कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, तो लिख देते हैं, 2 का तो लिख ही देते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट की स्पीड, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड, बोलो बेटा क्या होगा? 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्बिट की स्पीड, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो कम हो रहा है ना स्पीड? स्पीड कम हो रहा है ना? तो बस हो गया भाई। इसीलिए जैसे जैसे बेटा हायर ऑर्बिट में जाता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक, इधर मिटाएं। नहीं यार, ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते। हो गया? देखिए थर्ड लिखिएगा बेटा, एनर्जी एसोसिएटेड with electron in an orbit, energy associated with electron in an orbit, देखिए शांत, एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। सुनो बेटा सुनो, अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करूंगा। अच्छा चलिए सभी लोग बताइए, इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमता है स्पीड होता है, और स्पीड होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। चलिए काइनेटिक एनर्जी पहले सॉल्व करते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होता है? चलिए v की वैल्यू बताइए।
JD स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH का होल स्क्वायर, सही है? V का स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर मैं सॉल्व करूँ तो m जेड स्क्वायर ई का स्क्वायर का पावर 2 है तो E4 अपॉन, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 जा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। रुकिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है भाई? रुकिए, लिखो नहीं, पहले समझो। अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी, सुनना बेटा सुनना, अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी तो देखो बेटा बहुत आराम से सुनना। अगर न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है तो Ze चार्ज हो गया और R रेडियस की सर्किल में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पोटेंशियल एनर्जी अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो माइनस लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। Q1 इज Ze और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड E अपॉन R। अच्छा पीछे पीछे लिखो, बिल्कुल पूरा ही लिख लो, आगे भी लिख लो, बैल समझना है ही नहीं। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट JD स्क्वायर। अब बताइए रेडियस का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m JD स्क्वायर, ठीक है बेटा? अब यहाँ पाई से पाई निपट गया तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो माइनस, ठीक है, m z इंटू जेड स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन, देखिए तो जरा नीचे क्या आएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। लिखो यहाँ तक। आज तो भरपूर लिखने को मिला, एकदम खुश हो गए कि वाह आज तो यार एकदम गजब पढ़ाई हुई है, आज तो बहुत पन्ने भर गए एकदम। आराम से मिटाएं बेटा एक तरफ, नहीं एक भी तरफ। आज बेचारा ज़्यादा खुश है, ओह मज़ा आ गया, आज तो बहुत लिखने को है। आज फील आ रहा है, यस बबूल बबूल मेरे पैसे वसूल। बी को वज्रदंती, मिटाए, सिर्फ ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो बैल हो। देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, अच्छा पहले लिख लीजिए, क्योंकि लिखते समय ना इंसान अलग मोड में होता है एकदम, उसमें बोलना नहीं चाहिए।
और ख़ासकर वो जो लाल पीला हरा पेन यूज़ करते हैं उनसे तो बिल्कुल भी नहीं। वो पहले लिख लें अच्छे से। हो गया? अच्छा खैर, अब सुनिए बेटा सुनिए। यहाँ पर बेटा काइनेटिक एनर्जी सॉल्व हो गया, फॉर्मूला मेरे पास है, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हमारे पास है। अच्छा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जब आता है तो हम ये समझ लेते हैं कि दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आता है तो हम बोलते हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब हम लोग बोलते हैं बाउंडेड है, हम लोग बोलते हैं बाउंडेड है भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है। अब बेटा अगर मैं इलेक्ट्रॉन में टोटल एनर्जी निकालूं कि टोटल एनर्जी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी का मतलब हुआ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इज द टोटल एनर्जी। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था mz² e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²h², ये आया था। और पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास -mz² e⁴/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²h²। क्लियर है? ध्यान देना इधर। यहाँ बेटा एनर्जी देखिए, ये सारी चीज़ें कॉमन है, बस ब्रैकेट में 1/8 - 1/4। पता है 1/8 में से 1/4 जाएगा तो 4 और 8 का एलसीएम 8, ऊपर 1 - 2 -1/8। तो बेटा फाइनली एनर्जी का फॉर्मूला mz² e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²h²। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, रुकिएगा, कि पहली बात तो एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं याद रखने का तरीका भी बता दूंगा, पहले ये सुनिए। एनर्जी का फॉर्मूला माइनस में होता है, पहली बात तो माइनस होता है mz² e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²h²। बोलो क्लियर है ये? लिखो इसे। और सो गए, 2-4 लोग का विकेट गिर गया बेचारों का। अरे सर सुबह का नमस्कार। टूथपेस्ट उधर करना हो तो चले जाइए, पीछे जंगल है और कंपनी देने के लिए है ना, पीछे बंदर भी है। जाओ मुंह धो के जाओ, पेस्ट कर जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो। इधर से जाना चाहो उधर से, थोड़ा रायता फैलता है। हाँ बिल्कुल। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एक बंदर जो है 50,000 रुपया नोट जो है किसी के बैग से निकाल के पेड़ पे चढ़ करके और लुटाने लगा। आज के पेपर में आया हुआ है, आज के पेपर में आया कि एक आदमी जो है अमर उजाला अखबार में ऐसे दिया हुआ है, एक आदमी क्या हुआ कि कार से तहसील गया, तो उससे क्या हुआ, अपने वो खिड़की जो है ना वो शीशा उसे चढ़ाया नहीं, आधा पे था और वो चला गया ऑफिस में अंदर। तो एक बंदर जो है वो खिड़की के सहारे वो घुसा और बैग में 5 लाख रुपए रखे थे, 500 की गड्डियाँ। इसने क्या करा, ऐसे हाथ से एक गड्डी खींच करके और फिर वो पेड़ पे चढ़ गया। अच्छा उधर से ना पहले तो रबर उसका तोड़ा अपने दांतों से, उसके बाद 2 नोट गिरा। तो एक महिला की नज़र पड़ी, कह रहे नोट बरस रहे हैं, तो वो नोट लूटने लगी। और जब नोट लूट रही तो अगल बगल भी बोले भी क्या लूट रही है। अच्छा जब तीसरा चौथा नोट आने लगा तो सबने पूरे भीड़ मिल के लूटने लगे, सबकी नज़र ऊपर गई, अरे ये तो बंदर के पास, और पूरी गड्डी लेके 500 की 50,000 की पूरी गड्डी लेके बैठा हुआ था। अच्छा 4 गिराए, जब ये लूटने लगे तो बंदर को भी मजा आने लगा, तो लिखा हुआ अब बंदर मजे कैसे ले, तो बंदर क्या था, एक डाल पर बैठ करके वो 4 नोट गिरा, फिर दूसरी डाल पर उछल के चला जाए, तो पब्लिक पूरा उसके पीछे पीछे भागे। गजब ड्रामा भाई, रहेगा यार। अच्छा बंदर को भी समझ में आ गया कुछ तो खेले गुरु, मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ आ गई है। फिर नचाया है लोगों को। मिटा दे बच्चों,
उस भीड़ में आप ही थे। और जो कह रहा हूँ कहीं बंदर तो नहीं था और लटका हुआ उधर, बैल बुद्धि। अच्छा खैर सुनिएगा बेटा ध्यान से, देखिए यहां पर सुनिए, ये है टोटल एनर्जी। मैं बोलना चाहता हूं अजय सिसोदिया, देखिए पहली बात बेटा ध्यान से, अब काम की बात करेंगे, फॉर्मूला तक हम आ गए, अब इस फॉर्मूले में क्या क्या काम की बात है वो सुनिए। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सारी वैल्यूज रखने के बाद इस तरह की वैल्यू आती है -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सुनिए ध्यान से, एनर्जी यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए इस चैप्टर में एटॉमिक फिजिक्स में एनर्जी ऑफ ऑर्बिट अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। पहली बात सुनिएगा ध्यान से, आराम से सुनते रहिएगा। यहाँ पर बेटा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फर्स्ट ये हाइड्रोजन एटम की बात कर लूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूँ बेटा, तो हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और N की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब जैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, ये 1 हो गया, ये भी 1 है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा चलिए सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितना होगा बच्चों? तो देखिए ये तो Z तो 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, N की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब 13.6 में 4 का डिवाइड करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी, तो यहाँ n में 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 13.6 में 9 का डिवाइड करेंगे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जरा चेक करो। अच्छा अब आइए फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी, तो 4 का स्क्वायर क्या करेंगे 16, तो 13.6 में 16 का डिवाइड करेंगे 0.84 देखिए आएगा, है ना। बस 4 ही ऑर्बिट तक की एनर्जी याद रखनी है, 5वें ऑर्बिट की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अक्सर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये लिखो, अच्छा इधर मिटाऊं, तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ ज़रूरी जानकारियां दूंगा मैं, जिससे कि सवाल बनाने में बहुत मदद मिलने वाली है, और क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। सुनो बच्चों, लिख लिया बेटा? अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आप गौर से देखें, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा। देखिए जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हायर ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहे, एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। माइनस लगने से ये ज़्यादा छोटा हो गया, फिर ये थोड़ा बड़ा, फिर ये थोड़ा बड़ा, फिर ये थोड़ा और बड़ा। अब मेरी बात सुनिए, इधर ध्यान दीजिए प्लीज़। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम में, बहुत आराम से सुनना, हाइड्रोजन एटम में अगर मैं ऐसे एनर्जी लेवल बनाऊं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकेंड ऑर्बिट में बनाऊं तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितना बच्चों -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओह सॉरी -3.4 इलेक्ट्रॉन। जानते हो बच्चों, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास बैठेगा। यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम की बात हो तो फर्स्ट और सेकंड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद होना चाहिए।
4 ऑर्बिट तक की तो एनर्जी बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। फिर सुनिए, सेकेंड और थर्ड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, इसलिए ये लाइन मैं थोड़ा पास बना रहा हूँ। और ये देखिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको ये भी याद करना होगा बच्चों कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी देखो, सुनो पहले ध्यान से, जैसे मैं 10.2 निकालूँ तो कैसे निकालो सर? हायर ऑर्बिट की एनर्जी में से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी घटाओ। देखो, हायर ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 में से घटाना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस 13.6 और 3.4 का डिफरेंस कितना आएगा? 10.2। शांत। उसी तरह -1.51 में से -13.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा 12.09, अप्रॉक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा देखिए, चौथे ऑर्बिट में एनर्जी का गैप देखिए, सेकंड और थर्ड में जो एनर्जी का गैप है वो 10.2 से कम है, इसीलिए दो लाइन के बीच का गैप हम कम ले रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा रख रहे हैं, यहाँ कम गैप रख रहे हैं। यहाँ जैसे अगर बोले कि ये बेटा सेकंड और थर्ड के बीच का एनर्जी का डिफरेंस बताइए, तो 3.4 में से 1.51 घटा दीजिए, जो आएगा वो आएगा। फिर यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ 0.84 है, तो ये एनर्जी डिफरेंस और भी कम हो गया, इसलिए और पास बना रहा है। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ना फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और थर्ड का, ये यूज़ पड़ेगा। फर्स्ट और 4 का यूज़ हमें याद नहीं रखना, वैसे 12.28 करके कुछ होता है, वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर, फर्स्ट एंड 4 का एनर्जी डिफरेंस। अक्सर जो क्वेश्चन आएंगे 99% क्वेश्चन एनर्जी के आएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड का एनर्जी डिफरेंस, फर्स्ट और थर्ड के बीच का एनर्जी डिफरेंस, और सभी ऑर्बिट की एनर्जी जो 4 तक है। इसके आगे फिर एनर्जी बढ़ेगी, n=5 पे एनर्जी बढ़ गई, n=6, ऐसे करके इन्फिनिटी तक एनर्जी, इन्फिनिटी पर जाके एनर्जी 0 हो जाएगी। यस, इन्फिनिटी पर जाके एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। ये डायग्राम बना लो, ये काम का था। आराम से भाई, इधर बिठाओ। सब काम की बात है, आप देखना क्वेश्चन बनाओगे। अच्छा, ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन चल रहे हैं, इसके क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं आपको। मॉडर्न फिजिक्स में आपको एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर क्वेश्चन खूब मिलेंगे। मतलब इसमें अगर आपने लेस प्रैक्टिस किया ना तो कंपटीशन में धोखा हो जाएगा बिल्कुल। ले, ये क्या हो रहा है भाई? क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसलिए इस पे सवाल की प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। कुछ लोग को नींद आ रहा है, कुछ लोग मोबाइल में व्यस्त हैं। चलो कहीं तो व्यस्त हैं भाई, कम से कम शांति से तो गेम खेल, या गेम खेल लो बेटा। क्या स्कोर कर लिया? क्या कॉन्ट्रा खेलते ना आजकल? वो तो पुराना हो गया। अब क्या करते हैं वो? नहीं, कॉन्ट्रा, अरे नया वर्जन आया ना, 3 4 5 लोग ज्वाइन कर लेते उसको एक साथ, अलग अलग मोबाइल से। पबजी तो सब अब उसके सामने कुछ नहीं रहा। अब वो क्या खेल रहा है? क्या, कौन सा खेल रहा है बेटा? टेम्पल रन क्या कर रहा है? हाँ, तेरे से पूछ रहा हूँ, जान दे रखा है। ए शांत, देखिए इधर, सुनिए, देखिए यहाँ पर बेटा, शांत रहिए बच्चों, शांत। अब यहाँ सुनिए, इधर। अच्छा बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mZ²E⁴/8ε0² n²h², यही था। इधर ध्यान दो, बातें नहीं करो यार, बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो।
माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ टोटल एनर्जी तो आपने लिखा माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो इधर। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में ये वाली वैल्यू और ये टोटल एनर्जी वाली वैल्यू सेम है, आगे माइनस का अंतर है। तो इसका मतलब अगर आपसे कभी बोले काइनेटिक एनर्जी निकालो तो आप माइनस और द ई करोगे, क्योंकि एनर्जी में माइनस पहले से है, एक माइनस लगाएंगे प्लस। तो सोचो, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने आपसे बोल दिया यार फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो प्लस में कर देंगे, जो एनर्जी माइनस में उसका प्लस कर देंगे। कितना आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अच्छा, फिर पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की, अच्छा देखो बेटा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अच्छी बात है। अब यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो एक काम करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। नीचे 8 आ गया तो ये ई हो जाएगा। तो यानी हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ ई। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? हाँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -27.2। देखिए 13.6 में ना बेटा 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम बोलेंगे सुनो, हम बोलेंगे सर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। अब आप सोच के देखो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ कि, बहुत आराम से सुनना, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये न्यूक्लियस के चारों ओर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी है, और इसमें मैंने स्पीड दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी इसमें है जो कि है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो बेटा, ऐसा लगता है, जैसे मेरी बात सुनना, ऐसा लगता है कि माइनस जो है वो पकड़ के रखे हुए हैं, अट्रैक्ट करके बिल्कुल बांध के रखे हुए हैं, यानी -27.2 है। अगर मैं इतना ही प्लस देता तो वो निकल जाता, इन्फिनिटी पे पहुंच जाता। अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, मैंने स्पीड दिया हुआ नहीं, देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी। कितना दिया है? 13.6, और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। प्रयास में है कि मैं चला जाता, लेकिन -27 रुपये का उधार था, 13 रुपये मिल गया, बचा हुआ उधार है, इसलिए इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इसीलिए टोटल एनर्जी जो आती है वो माइनस में आ जाती है, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो माइनस वाला टर्म ज़्यादा है, प्लस का टर्म कम है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो माइनस साइन ये शो करता है टोटल एनर्जी में कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, स्टिल बाउंडेड, क्योंकि -27.2 था। थोड़ी काइनेटिक एनर्जी आई, किसी ने दे दिया काइनेटिक एनर्जी, तो +13.6 दे दिया, तो अभी भी इतना स्टिल उधार उसके पास है। यानी अगर इतना कोई एनर्जी दे देगा तो ये निकल जाएगा, न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। अब घूम रहा है यहाँ पर, और एनर्जी -13.6 है, और इसी फिराक में रहता है, कोई तो आएगा, कभी तो आएगा, कोई तो आएगा जो मेरे बचे हुए उधार को निपटाएगा। और मान लो कहीं से एनर्जी मिल गई इसको, कोई दे दिया इसको एनर्जी प्लस के 13.6, तो बस बोलता है न्यूक्लियस को, भैया जयराम जी की चले अब हम, और यहाँ से ये इन्फिनिटी पे पहुँच गया। अगर यहाँ एनर्जी 13.6 देगा, प्लस में 13.6 इसको एनर्जी मिला, तो यहाँ से निकल करके इन्फिनिटी तक आएगा और स्पीड 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक रिपल अट्रैक्शन के अपोजिट चलने में खर्च हो जाएगा। अगर किसी ने 14 दे दिया तो इसके तो वारे न्यारे हो गए, ठीक है। 13.6 पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में खर्च हो गया, बचा कितने? 0.4। सर यहाँ काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगा, नहीं आया समझ में? तो देखो बेटा, मिनिमम एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन को दे सो दैट ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए न्यूक्लियस के इफेक्ट से, यानी इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी -13.6 इसकी एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो आप +13.6 दोगे तो ये निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से निकल के न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। हम कहते हैं इन्फिनिटी का मतलब यहाँ से 1 करोड़ किलोमीटर दूर नहीं,
इन्फिनिटी का मतलब कि इसके इफेक्ट से बाहर निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे, उससे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, अगर आपसे कभी बोलता है टोटल एनर्जी माइनस में, क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ। किसका मतलब बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है सर, बाउंडेड है। बोलो क्लियर हुआ? लिखिए, पहले यहां तक पहुंचिए। शांत बच्चों, शांत। ये सब कुछ पढ़ा हुआ सा लग रहा है? केमिस्ट्री में तो बहुत सारा कुछ पढ़ना है भाई। हम लोग को बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ना, उसमें तो ये समझो बोर एटॉमिक मॉडल उसका 10% है। उसमें तो तुमने क्या क्या नहीं पढ़ा, ऑब्बो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इतना रायता, क्वांटम नंबर, है ना, बहुत भयंकर चलता है भाई। हाँ चाचा, कर लो बातें कर लो, मौका मिल गया कम वक्त। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये सब चीज़ याद आ रहा होगा कि हाँ पढ़ा है, और थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर तक आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, दिक्कत कम आएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होगा, आखिरी चैप्टर, उसी में आपका रायता फैलने लगेगा। उसमें नई चीज़ आएगी। और जिस दिन गेट पढ़ाऊँगा वो आखिरी क्लास होगा, लॉजिक गेट्स। एक लेक्चर का लॉजिक गेट, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट। हो गया? देखिए, लिखिएगा बेटा, लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी। बताओ बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखेंगे? बेटा बात नहीं करो प्लीज। बाइंडिंग एनर्जी लिख के डैश दीजिए, इसी में ही है, स्टार मार के। बाइंडिंग एनर्जी लिख के डैश दीजिए। बताइए बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? मिनिमम एनर्जी लिखिए, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू required an electron to escape, required an electron to escape from the effect of nucleus, मतलब न्यूक्लियस के इफेक्ट से निकलने के लिए, escape करने के लिए, is said to be binding energy, is said to be to escape an electron, required an electron to escape from the effect of nucleus is said to be binding energy। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या बाइंडिंग एनर्जी जितनी भी ऑर्बिट की एनर्जी उसके आगे माइनस लगा दूं? क्यों भाई? -13.6 है, माइनस का प्लस कर दो, हो गया बाइंडिंग एनर्जी। इसमें कौन सा बड़ा रहता है? इसमें कौन सा बड़ा? अच्छा, अगर ये एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप लिख दोगे ना कि मैं लिखवा दूं कि टोटल एनर्जी माइनस में क्या रिप्रेजेंट करता है? लिख दोगे? टोटल एनर्जी माइनस में क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपली एक लाइन का कि इलेक्ट्रॉन रिमेन्स बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं आया समझ में? लिखिए बेटा हेडलाइन, नहीं फोर्थ पॉइंट वही, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। मुंडी बहुत अच्छी। देखो प्यारे बच्चों, सुनो सुनो, अरे सुनो, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट, मान लो n2th ऑर्बिट में है, और ट्रांजिशन करके n1th ऑर्बिट में, यानी जंप करके लोअर ऑर्बिट में आया, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलता है फोटॉन के रूप में, उसकी एनर्जी hc/λ लिखते हैं। यही वेवलेंथ हमें सॉल्व करना है। पता होगा फॉर्मूला, 1/λ और r जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। क्या hc/λ जो एनर्जी होगी वो n2th ऑर्बिट की एनर्जी में से
n1th ऑर्बिट की एनर्जी घटाएंगे। प्लीज जरा सुनिएगा, एच सी बाई लैम्डा। अच्छा बेटा, n2th ऑर्बिट की एनर्जी ऐसा लिख सकते हैं -13.6 z² अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और n1th ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 z² अपॉन n1 स्क्वायर, यह आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इधर देख लो, इधर देख लो, एच सी बाई लैम्डा बराबर, अच्छा बेटा देखो 13.6 इंटू z² कॉमन हो जाएगा, ध्यान दो। अच्छा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। रुकना, आराम से रुकना। 1 अपॉन लैम्डा बराबर 13.6, ये दरअसल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों, अपॉन एच सी। देखो एच सी डिवाइड में नहीं जाएगा, और ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर, और कुछ याद आ रहा होगा जिसे बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, याद आ रहा है? 1 अपॉन लैम्डा बराबर इसको लिखते थे r, फिर z², 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? देखो एक मिनट, r किसके जगह पे लिखा गया जल्दी बताओ? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच सी। ये पूरा वैल्यू सॉल्व करने पर आता है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर। लिखवा देता हूँ, टेंशन ना लो, पहले लिखो 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 लिखो। ये सब नहीं याद रहेगा ना तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। शांत बच्चों, तो जल्दी लिखें। अरे टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 5 मिनट। अच्छा रुको, जान मत दे देना, जान मत दे देना बेटा, बस जान मत दे देना बस। हैं? आराम से आराम से आराम से आराम से। इधर मिटाऊं? आर को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, आर को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, आराम से। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर, मीटर इनवर्स। शांत। घर पे एक बार प्रैक्टिस लिख के कर लोगे ना, परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। एक बार लिख के पूरा प्रैक्टिस करना होगा, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल बना डालोगे, टेंशन नहीं आएगी। अच्छा सुनिए, हम लोग को अक्सर बेटा कैलकुलेशन के दौरान न्यूमेरिकल्स जब बनाते हैं, वेवलेंथ पूछेगा तो आप वेवलेंथ लैम्डा ऊपर लाओगे तो आर कहाँ जाएगा? नीचे। अब बार बार 1/r में आर नीचे 1.09 × 10⁻7 ऊपर लाओगे, लफड़ा करोगे। इससे अच्छा है 1/r की वैल्यू ही रट्टा मार लें। 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम, मतलब जहाँ भी 1/r मिले वहाँ 912 एंगस्ट्रॉम, बात खत्म। 912 लिखो, रात अब खत्म। हाँ 912 एंगस्ट्रॉम लिखोगे, कैलकुलेशन ही आसान पड़ जाएगा, वरना 1/r कर ले कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है।
तो 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम हमें याद रखना है। मिटाया जाए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बेटा एक मिनट, अगर आपसे कहेगा वेव नंबर, इसमें क्या कहेगा बेटा? वेव नंबर। ए शांत यार, ए शांत। वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। ए सुनो भाई, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/λ। 1 इसको न्यू बार से लिखते हैं। कहीं अगर आ गया ना, छोटा सा ही सवाल आता है, फाइंड वेव नंबर, बस वहीं रायता फैल जाएगा। न्यू बार से लिखते हैं, दैट इज 1/λ। और 1/λ वी हैव r/z²। 1/n1 मतलब लोअर ऑर्बिट और n2 मतलब हायर ऑर्बिट। आराम से, जोर से बोलो, आराम से। हाँ, न्यू बार इक्वल टू r/z² ब्रैकेट में 1/n में। बहुत लोग याद रखते हैं। अगर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा, बिल्कुल। अब इस पे कुल मिला के 3 टॉपिक बचा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एक्साइटेशन और आयनाइजेशन। कल कंप्लीट हो जाएगा, इतनी जल्दबाजी नहीं है। कल कंप्लीट होगा, कल सवाल कराएंगे इस पर, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू। आगे